आज हम लोग रेजोनेंस पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो रेजोनेंस पार्ट बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, इससे भी क्वेश्चन तैयार हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो सर्टेन मॉलिक्यूल्स में एक सिंगल लेवल स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और कुछ स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, पर नन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या नहीं तो कैनोनिकल फॉर्म, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। और जो ट्रू स्ट्रक्चर एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। तो हम क्या बताएं कि एक सिंगल स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है ना। तो देन मॉलिक्यूल इज सपोज टू हैव मेनी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हर एक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, पर नन कैन एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिनोमेना का नाम रेजोनेंस, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का नाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। और ट्रू स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो जरा सा एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने जाएंगे, ठीक है। तो देखो O3 के बारे में तो हम बताए थे तुम लोग को, एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक ये है। तो जब इसका O का डबल बॉन्ड का डिस्टेंस देखा गया, O के बीच के डबल बॉन्ड का डिस्टेंस तो 121 पिकोमीटर मिला, और O सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस देखा गया तो 148 पिकोमीटर मिला। तो हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 121 पिकोमीटर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था 148 पिकोमीटर, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। ओजोन में जो बॉन्ड लेंथ था, ठीक है ना, जो बॉन्ड लेंथ था O के बीच में, बॉन्ड लेंथ जो O के बीच में, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड, एक ही मिला 128 पिकोमीटर, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हुआ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। तो इस दोनों का डिस्टेंस कितना था 128 पिकोमीटर, और इसका भी कितना था 128 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, यही है ट्रू स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार देख लो हम क्या क्या बताए। O सिंगल बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस तुम लोग को क्या बताए हैं, 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड का 121 पिकोमीटर, पर दोनों तरफ क्या हुआ, बॉन्ड डिस्टेंस क्या था, सेम था। तो ये हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और यही तुम्हारा क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म। इसी को क्या एक और नाम बता देते हैं, क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट जानते हैं रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। रेजोनेंस एनर्जी हुआ एक्चुअल, जो तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी हुआ, ठीक है ना, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या इसको बोले थे, कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर है ना। तो क्या बताए, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो। तो देखो हम यहाँ जो रेजोनेंस एनर्जी बता रहे हैं, यहाँ क्या बता रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हुआ वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसके बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना।
और इधर हो गया ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड लिख देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वही तुम लोग को क्या बता रहे हैं बार बार, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है। क्या है? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। और ये अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर का एनर्जी हो गया, ठीक है। और इसके बीच का जो डिफरेंस हुआ इसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा कीवर्ड सब जान लो क्या क्या है। सबसे पहला है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा, ठीक है ना, ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी, more is the stability, more is the stability, clear? greater is the resonance energy, more is the stability, ठीक है। next, greater is the number of resonating structure, more is the स्टेबिलिटी, क्लियर? अगर किसी का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, किसी का 3, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसका जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड का ही रियल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना, रियल एग्जिस्टेंस, ठीक है। और कैनोनिकल फॉर्म जो था, कैनोनिकल फॉर्म, और कैनोनिकल फॉर्म को ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी चीज़ है, तो नो रियल एग्जिस्टेंस, ठीक है। और लास्ट है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ less energy, so more stability। अब सोचना यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन रहेगा कि रेजोनेंस का कौन सा पॉइंट जो है वो सही है या गलत है। तो हमको इतना पॉइंट को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो दिमाग में रहेगा ना कि देखो ये दोनों लाइन से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी। किसी का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, किसी का 5 बन रहा है, तो 5 वाला क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड का ही रियल एग्जिस्टेंस है, रियल एग्जिस्टेंस, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। और कैनोनिकल फॉर्म इमेजिनरी है, नो रियल एग्जिस्टेंस। और रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेंस। अब एक लास्ट टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, पर थोड़ा इसको डिटेल में जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, कौन सा हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। NOF वर्ड याद रखना, NOF, ठीक है ना। इन लोग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन लोग का साइज़ क्या है? स्मॉल है। तो क्या नोट करना है? स्मॉल साइज, ठीक है ना, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वर्ड याद रखना। क्लोरीन क्यों नहीं फॉर्म करता है? क्योंकि क्लोरीन का साइज़ क्या होता है? बड़ा है, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना। और ये तीनों का साइज़ कम है और वो क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये भी नोट करना, 3 डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे शो करते हैं? 3 डॉटेड लाइन से। जैसे देखो HF है, HF, ठीक है, 3 डॉटेड लाइन। ये H क्या है? प्लस, F क्या है? माइनस। ये H क्या है? प्लस, F क्या है? माइनस, ठीक है ना। तो इसके F माइनस और इसका H प्लस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब जो बॉन्ड बन रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नॉट अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। याद रखना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है रादर देन केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद इसके बारे में पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहले तो ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इंटरवर्ड किससे आया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। या तो वो सेम हो सकता है या नहीं तो डिफरेंट हो सकता है। तो देखो एग्जांपल, अल्कोहल ले लिए, ठीक है ना, और ये एच फिर नेक्स्ट ऐसे ही गया ना, अल्कोहल अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सेम मॉलिक्यूल्स ना, कौन सा बॉन्ड बना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सेम मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिए। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में क्या कर दोगे, अल्कोहल प्लस वाटर कर दो। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो गया, ठीक है ना। इसमें भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, या तो वो सेम होगा या नहीं तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आ जाओ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ से क्लियर ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तीनों का साइज छोटा है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है और 3 डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ये मियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है रादर देन केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, फर्स्ट था इंटरमॉलिक्यूलर, सेकेंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल बनेगा। तो जरा देख लो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा। ठीक है, और ये सेकेंड पोजीशन पे तो 2 नाइट्रोफिनॉल कह सकते हैं, बेंजीन के ऊपर ओ एच लगा होगा फिनॉल बोलेंगे, या नहीं तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हुआ। ठीक है, तो इसका H और O के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। H और O के बीच में क्या बना, 3 डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसा क्वेश्चन रहता है, सारा पॉइंट को है ना एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड का कि NH3 का ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है एज कंपेयर टू PH3। तो NH3 में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट जरा देखो, H2O इज लिक्विड। ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, H2S इज गैस। उसी फैमिली में ऑक्सीजन है और फिर क्या है, सल्फर है, पर ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस है। क्यों, क्योंकि H2O कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। रीज़न क्या था वाटर में सॉल्युबिलिटी का, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं पॉइंट। नेक्स्ट देख लो, C2H5OH। ठीक है ना, C2H5OH इज लिक्विड एंड लेस वोलेटाइल बट ठीक है, ईथर, वो अल्कोहल था, ये ईथर इज क्या, गैस एंड मोर वोलेटाइल। कारण क्या, इथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है ना, वो लिक्विड था और लेस वोलेटाइल था हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और ये ईथर गैस है, ज़्यादा वोलेटाइल है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स है हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना,
एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड था और एल्डिहाइड कीटोन्स में तो होता ही नहीं है, पर इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा। क्यों? दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड molecules through intermolecular hydrogen bond, through intermolecular hydrogen bond। ठीक है, ये पिछले साल का नेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है। तो देख लो क्या हो जाता है एक्सटेंसिव एसोसिएशन से। ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फिर बनाए एक और, यहाँ H और O, यहाँ H और O, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दोनों आपस में ज्वाइन होने लगा। इसको बोलते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे ना, डाइमर। ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होने लगा, ज्वाइन होने लगा, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो डाइमर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, हम HF है, H2O है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन बोले थे ना, तो HF हो गया, H2O हो गया और NH3 हो गया। तो किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, HF हो गया, H2O हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, NH आ गया। अब देखो इस तरह का रहेगा तो किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जिसका साइज छोटा होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका साइज छोटा है, फ्लोरीन का, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इससे वीक इसमें होगा और फिर क्या होगा, सबसे वीक इसमें होगा। क्लियर है? ठीक है ना, ये तीनों का कंपेरिजन। अब नेक्स्ट देखना, चलो नेक्स्ट आ जाओ। पारा नाइट्रोफिनॉल, ये भी इम्पॉर्टेंट, पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर soluble as compared to orthonitrophenol। This is due to presence of intramolecular hydrogen bond in orthonitrophenol। क्लियर है ना, पारा नाइट्रोफिनॉल क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रो। जरा देख लो कैसे, ये मेरा पारा, ठीक है ना, पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो में क्या हो जाएगा, अभी बताए ही थे, क्या बन गया इसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ये सॉल्युबल नहीं हो पाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ का जो है ये फ्री है ना, तो पारा नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा पिछले साल नेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मेंस में भी आया हुआ है। पारा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को हम लोग सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, तो कौन ज़्यादा वोलेटाइल है और कौन लेस वोलेटाइल है, तो ऐसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि पारा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय steam distillation method, steam distillation method। ठीक है, ये आया हुआ था।
कि किस मेथड से सेपरेट होता है, 4 ऑप्शन था, ठीक है ना। तो उसमें क्या बताया, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। अब देखो कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, खुद पता चल जाएगा तुमको। अभी तो सामने बना हुआ भी है, ये मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना। ये मेरा पारा नाइट्रोफिनॉल है ना। यहाँ तो ये इसी में इंगेज हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होने लगा थ्रू किसके, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मालूम चल रहा है ना, यहाँ जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन होने लगा तो इस दोनों में से कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ये स्टीम वोलेटाइल है, और ये लेस वोलेटाइल है। ये क्या है, स्टीम वोलेटाइल, और ये क्या है, लेस वोलेटाइल। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार। पहला क्वेश्चन कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल किस मेथड से सेपरेट होगा, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल क्यों है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और पारा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं, ठीक है ना। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ओनली HF फॉर्म्स एसिड सॉल्ट, ठीक है ना, एसिड सॉल्ट KHF2, ठीक। सो याद रखना, यहाँ ये रीजन क्या है इसका भी सेम वही रीजन, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, विच एग्जिस्ट, ठीक है ना, विच विल एग्जिस्ट क्वेश्चन जो रहेगा। तो देखो पहला ऑप्शन दे दिए KHF2, दूसरा ऑप्शन दे दिए KHBr2, ठीक है, तीसरा ऑप्शन तुमको दे दिए KHCl2, वैसे ही फोर्थ ऑप्शन KHI2। तो कौन एग्जिस्ट करेगा, KHF2, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट है ना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कारण क्या है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, इसमें है ना वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, H2O, तो यहाँ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाता है। तो कैसे अरेंजमेंट होगा जरा देखो, तो H2O का यही था ना, यहाँ लोन पेयर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O, और यहाँ भी क्या आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ भी क्या आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हो रहा है ना, सब जगह क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के कारण इसमें क्या आ जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जा रहा है। तो ये ऐसा जो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो इसके कारण है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बहुत क्लोजली बनता है, और पर आइस में क्या होता है, स्पेस आ जाता है। तो आइस में ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण हल्का हो जाता है, और वो किस पे फ्लोट करने लगता है, वाटर पे। हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहा है ना, H2O, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के कारण, ठीक है। तो ये याद रखना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको भी नोट कर लेना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें, और नेक्स्ट पॉइंट जो है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा उतना ही विस्कस कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ OH ग्रुप,
more viscous compound। ठीक, तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन, तो देखो जरा, विच इज मोर विस्कस, इथाइल अल्कोहल हो गया, ये इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, और ये ग्लिसरॉल हो गया। ठीक, पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा विस्कस है, तो किसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप ज़्यादा है, ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और OH ग्रुप होगा, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन, और उतना ही ज़्यादा विस्कोसिटी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा OH ग्रुप, उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। क्लियर है, तो सारा नंबर ऑफ OH ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग को, ठीक है ना, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में थोड़ा बताएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिक एसिड जानते हैं ना, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ क्या होता है ये, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड है ये तुम्हारा ऑर्थो पे OH लगा हुआ है, पोजीशन है ना, तो इसके कारण सैलिसाइलिक एसिड में क्या हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन ईजली ये दे सकता है, तो आखिर कैसे दे रहा है, ध्यान से देख लेना। देखो यहाँ से ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना H आसानी से दे देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, OH है। ठीक, तो सैलिसाइलिक एसिड में जब OH यहाँ रहेगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कंपेयर टू मेटा एंड पारा पोजीशन पे। ठीक है ना, OH अगर ऑर्थो पे रहा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा एज़ कंपेयर टू मेटा एंड पारा पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से इतना पॉइंट तुम लोग अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो काफ़ी है। अब इसके बाद है ना सारा क्वेश्चन जितना भी बैक ईयर्स का बना लो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है।